गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साउपीडिया। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी कि NEP 2020 के बारे में बताएंगे। इसमें हमने अभी केवल स्कूल एजुकेशन को कवर किया है, इसको हम ब्रीफली समझाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। नई नीति की मुख्य बातें क्या हैं? इससे पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि इसका मेन लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना, इंडिया ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय किया गया। अब से मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है वो शिक्षा मंत्रालय कहलाएगा। और NEP 2020 स्वतंत्रता के बाद से भारत में शिक्षा के ढांचे का तीसरा प्रमुख सुधार है। इससे पहले 1968 और 1986 में दो शिक्षा नीतियां लाई गई थी। इससे पहले हमारे यहाँ 1986 की नीति ही लागू थी। जान लेते हैं अब स्कूल एजुकेशन में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं। इसका पहला पॉइंट है स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सबकी एक समान पहुंच सुनिश्चित करना, यानी कि स्कूली शिक्षा को सभी किसी भी बच्चों तक पूरी शिक्षा पहुंचाना है। NEP दूसरा पॉइंट है NEP 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाना है। तीसरा सबसे मेन पॉइंट यही है, स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह अब 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया गया है। आइए इसको अच्छे से समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब है। इसका यह मतलब है कि अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 यानी क्लास 1 और क्लास 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर अगले 3 साल में कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। फिर उसके 3 साल बाद में मध्य चरण यानी कि मिडिल फेज में क्लास 6 से 8 तक और उसके लास्ट 4 ईयर्स में इसको माध्यमिक अवस्था कहा गया है, उसमें क्लास 9 से क्लास 12 तक शामिल होंगे। इसके अलावा स्कूलों में आर्ट, कॉमर्स, साइंस स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा। छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम लेना चाहे वो ले सकते हैं, यानी कि अब वो साइंस के साथ आर्ट साइड भी ले सकते हैं। ये सबसे बड़ा इसका पॉइंट है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान किया गया है। 3 साल तक आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा है। NCERT द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए NCPFECCE का विकास किया गया है। एक विस्तृत और मजबूत संस्थान प्रणाली के जरिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा यानी कि ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन भी शामिल है। इसमें आंगनबाड़ी और प्री स्कूल भी शामिल है। ECCE की योजना और कार्यान्वयन निम्न मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। पहला मंत्रालय है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, दूसरा है महिला और बाल विकास मंत्रालय, तीसरा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, चौथा है जनजातीय मामलों के मंत्रालय। आते हैं नेक्स्ट की पॉइंट पे। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, इसकी स्थापना पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति यानी कि नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी को तैयार करना भी बताया गया है। अब जान लेते हैं रिफॉर्म्स इन स्कूल करिकुला एंड पेडागोगी। स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन कला में क्या क्या सुधार करने चाहिए। इसका मेन जो लक्ष्य है 21वीं सदी के प्रमुख कौशल या व्यवहारिक जानकारियों से विद्यार्थियों को लैस करके उनका समग्र विकास करना।
दूसरा पॉइंट है आवश्यक ज्ञान प्राप्ति यानी कि इसेंशियल लर्निंग, अपरिहार्य चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग और अनुभवात्मक शिक्षण यानी कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर जोर दिया गया है। तीसरा इसका बहुत मेन पॉइंट है, स्कूल में छठे ग्रेड से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी, इसमें इंटर्नशिप भी शामिल होगा। चौथा पॉइंट है एनसीईआरटी द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा यानी कि नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE 2020-21 का विकास किया जाएगा। अब पसंदीदा सब्जेक्ट चुनने के लिए कई विकल्प हैं, अब रिजिड सेपरेशंस नहीं है, आप आर्ट्स के साथ साइंस भी ले सकते हैं और पाठ्यक्रम एवं पाठ्येतर गतिविधियां भी हैं शामिल, इसमें व्यावसायिक एवं शैक्षणिक विषय भी शामिल हैं। अब जान लेते हैं बहुभाषावाद और भाषा की ताकत। इसका पहला पॉइंट है ग्रेड 5, ग्रेड 8 और उससे आगे तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा यानी कि मदर टंग, लोकल लैंग्वेज एंड रीजनल लैंग्वेज, इसमें शिक्षा का माध्यम रखने पर जोर दिया गया है। स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुना गया है और त्रिभाषा फॉर्मूले में भी यह विकल्प शामिल होगा। अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगी और एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत 6 से 8 ग्रेड के दौरान द लैंग्वेज ऑफ इंडिया नामक परियोजना गतिविधियां में भाग लेना अनिवार्य होगा। कई विदेशी भाषाओं को भी माध्यमिक शिक्षा स्तर पर एक विकल्प के रूप में चुना जा सकेगा। और इसका लास्ट पॉइंट है इंडियन साइन लैंग्वेज यानी कि ISL को देश भर में मानकीकृत किया जाएगा। ISL यानी इंडियन साइन लैंग्वेज क्या होता है, जो दिव्यांगजन हैं उनकी जो भाषा होती है उसको हम इंडियन साइन लैंग्वेज कहते हैं। इसमें असेसमेंट रिफॉर्म्स जान लेते हैं एक बार। असेसमेंट रिफॉर्म्स में युगात्मक आकलन के बजाय नियमित एवं रचनात्मक आकलन को अपनाने की परिकल्पना की गई है। परख नाम का एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित है। परख जो है वो समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण है। बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिए बालक बालिका समावेशी कोष और विशेष शिक्षा जोन की स्थापना की जाएगी। बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन की स्थापना की जाएगी तथा सामाजिक चेतना केंद्रों के रूप में स्कूल की निःशुल्क बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण बातों में जान लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक यानी कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स यानी कि NPST विकसित किया जाएगा तथा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्वतंत्र स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी कि स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी SSSA का गठन किया जाएगा। SCRT द्वारा एक स्कूल गुणवत्ता आकलन एवं प्रत्यायन संरचना विकसित की जाएगी यानी कि स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन फ्रेमवर्क SQAAF को विकसित किया जाएगा। यदि यह आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक स्वतः पहुंचते रहें।